देखिएगा अब ये V है कॉमन पोटेंशियल। अब देखिए इस पे चार्ज क्या होगा, Q1 डैश, Q1 डैश क्या है C1 इंटू भी, C1 इंटू भी, V की वैल्यू कितनी है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान दीजिए C1 V1 प्लस C2 V2 किसके बराबर है, C1 V1 प्लस C2 V2 Q1 प्लस Q2 के बराबर है। तो हम इसी को लिख सकते हैं C1 Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया। ठीक है, Q2 डैश कितना आएगा, Q2 डैश C2V, C2V, V कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये Q1 प्लस Q2 है। देखिए तो Q2 डैश कितना आएगा C2 Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरीके से क्या है अपन ने वापस से इनका चार्ज पता कर लिया। ठीक है ना, इनिशियल चार्ज के रिस्पेक्ट में या इनिशियल चार्ज के टर्म्स में फाइनली इन पे कितना कितना चार्ज है, तो पहले वाले पे इतना चार्ज आएगा और दूसरे वाले पे इतना चार्ज आ गया समझ में। इसको बोलते हैं अपन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब कि दो कंडक्टर्स थे, आइसोलेटेड थे, वो पहले सेपरेट थे, उनका कुछ ना कुछ कैपेसिटी कुछ ना कुछ चार्ज था, हमने उनमें आपस में कनेक्शन किया और कनेक्शन के बाद देखा उन पे नया चार्ज आ गया होगा, क्योंकि कनेक्शन से क्या होता है उनमें चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्यों होता है, पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से। कहां से कहां होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक होता है, जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। अब इसी में हमको जानना है कि आखिर जब हम ये कनेक्शन करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्या मुश्किलें आती हैं, ठीक है ना, क्या चेंजेस होते हैं। तो हम देखते हैं जब भी हम इस तरीके से कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन के बाद एनर्जी में लॉस होता है। ठीक है ना, जो इनकी कैपेसिटर्स की एनर्जी थी, जो कंडक्टर की जो एनर्जीज थी, उनमें क्या आता है, लॉस होता है। देखिए कितना लॉस होता है बताते हैं, और बाकी में ये भी बताएगा कि लॉस होता है या नहीं होता है। हम इतना मान के चलें कि बस एनर्जी चेंजेस होती हैं। ठीक है ना, कनेक्शन से पहले के कंडक्टर्स और कनेक्शन के बाद वाले कंडक्टर्स की एनर्जी में चेंज आता है। अब वो एनर्जी बढ़ती है या घटती है ये अभी मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है ना, समझिए बात को। पहला जो कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी C1 है, अगर उसका पोटेंशियल V1 है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। जो इनिशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। कनेक्शन के बाद क्या मेन चेंज आता है, कनेक्शन के बाद ये जो पोटेंशियल V1 V2 है ये होने की बजाय दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। मैं आपको थोड़ी देर पहले इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर चुका हूं। कॉमन पोटेंशियल आपको निकालना आता है या आप निकाल चुके हो, समझना। मैं बात कर रहा हूं चेंज इन एनर्जी की। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए ध्यान दीजिएगा, फाइनल में भी हाफ कॉमन है, ठीक है ना, और इनिशियल में भी हाफ कॉमन है। क्या आएगा बोलिए, C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। आगे समझिएगा, डेल्टा U हाफ बाहर रहेगा, इनमें दोनों में से कॉमन निकलेगा V, तो C1 प्लस C2 V स्क्वायर, और V मैंने वहां पढ़ाया है आपको, क्या था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। याद है ना, कॉमन पोटेंशियल फाइंड करा था। V कितनी आई थी, V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। चलिए देखिएगा, अब ये दोनों में स्क्वायर है ना, इसका मतलब हुआ ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिएगा, डेल्टा U हाफ ऑफ एलसीएम क्या आएगा, C1 प्लस C2, ऊपर क्या मिलेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 माइनस, अब इसके अपॉन में तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। आगे समझिएगा, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर
माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। मैं इन सबसे माइनस कॉमन ले लेना चाहता हूं। देखिएगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, अंदर क्या मिलेगा ये अच्छा इनमें C1 C2 भी कॉमन है तीनों में। देखिए सब कुछ तो कैंसिल हो चुका है, ये तीन टर्म्स बाकी हैं, तीनों में C1 C2 भी कॉमन है। चलो C1 C2 भी कॉमन ले लो, अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। चलिए देखिए अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। आप भी ध्यान से देखिए V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 का फॉर्मूला क्या होगा, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 क्या होल स्क्वायर। आगे समझिए, हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। किसी की कैपेसिटी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, दो कैपेसिटीज का सम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो देखिए ये टर्म कैसी है पॉजिटिव, ये टर्म कैसी है पॉजिटिव, ये टर्म कैसी पॉजिटिव, ये पूरी क्वांटिटीज पॉजिटिव है, बाहर माइनस लगा है, इसका मतलब डेल्टा यू कैसा है नेगेटिव है। डेल्टा यू कैसा है बोलिए नेगेटिव है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझ में आया। हमने क्या देखा ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के आगे माइनस लगा है, मतलब पूरा क्या हो गया क्वांटिटी नेगेटिव हो गया। डेल्टा यू क्या था यू एफ माइनस यू आई स्मॉलर देन जीरो, इसका मतलब यू एफ इज स्मॉलर देन आई। कौन सी एनर्जी बड़ी है इनिशियल या फाइनल, कनेक्शन के पहले वाली या कनेक्शन के बाद वाली। कनेक्शन के पहले वाली एनर्जी ज्यादा है और कनेक्शन के बाद वाली कम है, मतलब कनेक्शन के बाद एनर्जी क्या हो चुकी है लॉस हो चुकी है। क्या हो चुकी है एनर्जी लॉस हो चुकी है। समझ में आया। डेल्टा यू क्या है नेगेटिव है स्मॉलर देन जीरो, यू एफ माइनस यू आई क्या है स्मॉलर देन जीरो, इसका मतलब यू एफ इज क्या स्मॉलर देन यू आई, मतलब फाइनल एनर्जी कम है इनिशियल ज्यादा है, मतलब एनर्जी में लॉस हुआ है। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी बताता है कि फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी में क्या हुआ है लॉस हुआ है। ठीक है ना, कितना लॉस हुआ है हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी लॉस है। इसी को हीट लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हीट लॉस भी बोलते हैं। समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम है जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और एनर्जी लॉस इन कनेक्शन है ना, दोनों चीजें क्लियर हो गई। समझ आ गया, चलिए नोट करिए इसको। बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसके, बढ़िया सवाल आएंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। क्लियर है ना। ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होता है कि नहीं होता ये करने के लिए मुझे डेरिवेशन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अभी भी मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स को किस तरीके से कंबाइन करते हैं। उसी के साथ आपको यह जानना भी जरूरी है कि अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या सारे के सारे प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे सीरीज पैरेलल से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो सीरीज पैरेलल के अलावा और दूसरे प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे मैं आपके सामने दो चीजें डिस्कस करूंगा, एक तो किरचॉफ्स लॉ और दूसरा क्या व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं ठीक है ना, तो आपको ये दो चीजें दिमाग में रखनी होगी। पहला तो किरचॉफ्स लॉ और दूसरा क्या व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर रहे हैं तो किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज आपको उतना प्रॉपर्ली मतलब मैं डराइव नहीं कर सकता और आपको एक एक स्टेप डराइव करके नहीं दिखा सकता, लेकिन जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे आप तो इनके डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के भी पढ़ेंगे और किरचॉफ्स लॉ के भी पढ़ेंगे। बता इसलिए रहा हूं इनका यूज है अभी, है ना। जब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे और कैपेसिटर्स मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज वाला चैप्टर है। आप जैसे मेंस का एग्जाम देंगे या कोई भी मेंस की प्रॉब्लम उठाइए प्रीवियस ईयर के, तो आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आया है तो मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल वो प्रॉब्लम जो है कैपेसिटर से होने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज जानना भी जरूरी है। समझिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज जान लीजिए। मान लीजिए आपने ये सर्किट बनाया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे ना कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये बीच में एक ब्रिज बना हुआ है और इधर पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। बीच में एक ब्रिज बना है, इधर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये एक कैपेसिटर लगा है,
ये एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है ना, और ये एक कैपेसिटर लगा है C5। समझिएगा बात को। अभी अगर हम इसको देखें तो ना तो हम सीरीज बता पा रहे हैं ना ही पैरेलल। अगर हम इन दोनों को सीरीज बोलते हैं, इन दोनों को सीरीज बोलते हैं, तो रिजल्ट को इसके साथ हम अटैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम जाती है। हालांकि ये जो सॉल्व होता है ये किरचॉफ्स के एप्लीकेशन के बाद सॉल्व होता है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि अपन को ना सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम टू आंसर जाना है, ठीक है ना, प्रॉब्लम टू सोल्यूशन जाना है, हमें बाकी बीच की खिचड़ी से ज्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये पहले बता देता हूं, ठीक है ना। एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज भी जो ऑपरेट होगा वो किरचॉफ के लॉ से ही ऑपरेट होता है। मेनली जो किरचॉफ के दो लॉ हैं, है ना, एक होता है जंक्शन रूल और एक होता है लूप लॉ, ठीक है ना। तो इसके जंक्शन लॉ और लूप लॉ को अप्लाई करके ही आता है, लेकिन मैं आपको टू द आंसर पहुंचाता हूं, उसके लिए एकदम सिंपली सोचिए। ये ब्रिज है जिसकी वजह से हम सीरीज और पैरेलल प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं और हमें प्रॉब्लम को ऑपरेट करने में दिक्कत जाती है। तो होता क्या है, इस ब्रिज के एक साइड पे जो कैपेसिटर्स लगे हैं उनका रेशियो इस ब्रिज के दूसरे साइड पे जो कैपेसिटर्स लगे हैं उनके रेशियो के बराबर आता है, ठीक है ना। उनके रेशियो के अगर बराबर आता है, या ऐसा बोलें कि ऊपर वाले का रेशियो नीचे वालों के रेशियो के बराबर आता है, ठीक है ना, तो इस ब्रिज से कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और जब इसको पोटेंशियल ही नहीं मिलेगा तो इस कैपेसिटर्स के लगे होने का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो इसके लगे होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब हम इसको क्या समझेंगे, रिजेक्टेड समझेंगे, यूजलेस समझेंगे, और ये बीच में से पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये ले लीजिए। अब कैसे ऑब्टेन करोगे, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और जो भी इन दोनों के रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, पैरेलल है। हो गया सिंपल। समझिए क्या बोला मैंने, व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से इस ब्रिज के दोनों तरफ के जो वर्टिकल है और दोनों तरफ के जो क्या है, कौन है, ये हॉरिजॉन्टल है। मतलब इस ब्रिज के दोनों साइड के जो ये एक ही पॉइंट से जाने वाली आर्म्स हैं, इन आर्म्स के कैपेसिटर्स का रेशियो और ब्रिज के दूसरी आर्म से जाने वाले कैपेसिटर्स का रेशियो अगर सेम है, मतलब C1/C3 इज सेम एज द C2/C4, देन देयर आर नो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज थ्रू द क्या AB या थ्रू द क्या C5। इसके थ्रू कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब इसको पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं मिलेगा तो इसे कैपेसिटर्स के होने का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये रिजेक्टेड है, और नेक्स्ट डायग्राम में हमने उसको मेंशन नहीं किया। अब कितना सिंपल हो गया, ये भी सीरीज ये भी सीरीज, इन दोनों का रिजल्ट क्या, पैरेलल। कितना आसान हो गया वैल्यू फाइंड करना। तो आपको समझ में आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आप कोई ब्रिज है और उस ब्रिज के लेफ्ट और राइट के क्या है, वर्टिकल कैपेसिटर्स का रेशियो और लेफ्ट और राइट के हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं कैपेसिटर्स का रेशियो अगर सेम है, इसका मतलब है इस ब्रिज के थ्रू कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मतलब ब्रिज में लगे हुए कैपेसिटर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया, बढ़िया से आ गया, कोई प्रॉब्लम है। ये व्हीटस्टोन भी डराइव होता है किरचॉफ की हेल्प से, लेकिन मुझे तो सिर्फ प्रॉब्लम टू आंसर ले जाना था, मैं ले गया। क्लियर हो गया आपको, बढ़िया से समझ आ गया। जब भी कोई क्वेश्चन मिले और सीधे सीधे उसमें सीरीज पैरेलल दिखाई ना दे, लो मैं इसी को बोल देता हूं, क्वेश्चन बन गई है 2 माइक्रोन, ये 6 माइक्रोन, ये 3 माइक्रोन, ये 9 माइक्रोन, ये ले लीजिए, ठीक है ना। ये क्या आ रहा है, 1/3 1/3 आ रहा है। लो यार 1/3 1/3 आ गए, लीजिए। अब दोनों का रेशियो इक्वल है, बीच में लगा था 10 माइक्रोन का, कोई जरूरत ही नहीं है, चर्चा ही नहीं होनी। अब देखो ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, इन दोनों का सीरीज में क्या होगा, 6 to the 12/8, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। ये 9 3 27/12, तो 9 बाई कितना 4। अब दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, 6/4 9/4 15/4। लो ये आ गया, कितना सिंपल था, है ना। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है ना। अगर ब्रिज के दोनों तरफ के जो कैपेसिटर्स हैं उनका रेशियो अगर सेम है, मतलब बीच से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, मतलब उस कैपेसिटर्स के होने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे समझो। अब मैं बात कर रहा हूं किरचॉफ्स के लूप रूल और जंक्शन रूल की। समझिएगा, जंक्शन रूल क्या बोलता है, जंक्शन रूल बोलता है किसी भी जंक्शन में, ये देखिए ये दो तरह से चार्ज आ रहा था Q1 और Q2,
और ये तीसरी तरफ से चार्ज निकल रहा था Q3। मतलब किसी भी जंक्शन पे द टोटल चार्ज एंटरिंग टू द जंक्शन इज सेम एज द टोटल चार्ज लीविंग द जंक्शन। According to the Kirchhoff's junction rule, the total charge entering the junction is same as the total charge leaving the junction। समझ में आ गया? जंक्शन रूल क्या बोलता है? किसी जंक्शन पॉइंट पे टोटल अंदर जाने वाला चार्ज किसके बराबर होता है? बाहर जाने वाले चार्ज के बराबर। टोटल चार्ज एंटरिंग द जंक्शन इज सेम एज द टोटल चार्ज लीविंग द जंक्शन। क्लियर हो गया? किसी भी जंक्शन पे अंदर जाने वाले चार्जेस का सम बाहर निकलने वाले चार्जेस के सम के बराबर होता है। समझ में आ गया? दूसरा आता है लूप रूल। लूप रूल क्या बोलता है? अगर आपके पास सर्किट है, सर्किट को हम एक लूप कंसीडर करें तो उस लूप का टोटल पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। पोटेंशियल में दो चीजें आ गई, V का फॉर्मूला क्या होता है? Q/C, और V एक क्या होता है? EMF भी। मतलब सारे टाइप के पोटेंशियल EMF भी और Q/C भी। आ गया समझ में? क्या बोलते हैं? इन अ क्लोज्ड लूप समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल राइज और ड्रॉप इज इक्वल्स टू क्या होता है? जीरो। द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स राइज और ड्रॉप इज इक्वल्स टू क्या? जीरो। किसी भी क्लोज्ड लूप के राइज अप पोटेंशियल और ड्रॉप अप पोटेंशियल का सम कितना होगा? जीरो। क्लियर हो गया? मतलब चाहे वो भी Q/C वाला हो, चाहे वो भी EMF वाला हो, सबका सम क्या होगा? जीरो। अब बोलोगे सर आपने EMF बोल दिया, EMF भूल जाओ, वोल्टेज ऑफ बैटरी या स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी समझो। क्या समझो? स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी लिखा रहता ना, ये बैटरी 5 वोल्ट की, वो है ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो जंक्शन रूल क्या बोलता है? टोटल चार्ज एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू द लीविंग द जंक्शन। और लूप रूल क्या बोलता है? कि समेशन ऑफ ऑल द ड्रॉप अप एंड राइज अप वोल्टेज थ्रू अ क्लोज्ड लूप ऑफ सर्किट इज ऑलवेज क्या? जीरो। समझ में आ गया? चलिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको साइन कन्वेंशन जानना जरूरी है। अगर आप किसी प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं तो एक बार ये जो Q/C है, एक बार जो Q/C है ये नेगेटिव होता है और एक बार जो Q/C है वो पॉजिटिव होता है। कब? जब ड्रॉप अप वोल्टेज में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ड्रॉप अप वोल्टेज में, तो नेगेटिव होता है। और जब राइज अप वोल्टेज में जाते हैं, किस में जाते हैं? राइज अप में, तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करने पे जो Q/C है वो नेगेटिव होता है। कब? जब आप ड्रॉप अप वोल्टेज की डायरेक्शन में जाते हो। और पॉजिटिव होता है कब? जब आप राइज अप वोल्टेज की डायरेक्शन में जाते हो। दूसरा, जो ये बैटरी की प्लेट्स है ना, इसमें आप जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो EMF पॉजिटिव होता है, और जब भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो EMF क्या होता है? नेगेटिव। इसमें बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बैटरी के, ये छोटा वाला नेगेटिव कहलाता है, बड़ा वाला पॉजिटिव, जब भी आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो तो EMF पॉजिटिव होता है, और जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो तो EMF कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्यों बता रहे हैं? ये लूप रूल में काम आने वाला है। तो आपको किरचॉफ्स के लॉ समझ में आ गए? किरचॉफ के दो लॉ हैं, एक जंक्शन लॉ, दूसरा क्या? लूप लॉ। एक जंक्शन रूल, दूसरा क्या? लूप रूल। जंक्शन रूल कहता है द टोटल चार्ज एंटरिंग टू द जंक्शन इज सेम एज द टोटल चार्ज लीविंग द जंक्शन। अगर 5 कूलाम और 6 कूलाम का चार्ज इधर पे जा रहा है तो कितना कूलाम हुआ? 11 कूलाम हुआ। तो यहाँ से निकलने वाला चार्ज 11 कूलाम का ही होगा। समझ में आ गया? लूप रूल क्या बोलता है? किसी भी सर्किट में अगर हम उसको एक क्लोज लूप कंसीडर करें तो उसमें से जितने भी ड्रॉप अप और राइज अप वोल्टेज हैं, सारे वोल्टेजेस का सम क्या होगा? जीरो होगा। बाकी आपको ड्रॉप अप राइज अप एक प्रॉब्लम के साथ बताऊंगा, ठीक है ना? तो इस पोटेंशियल में पोटेंशियल इक्वल Q/C भी आता है और इस पोटेंशियल में EMF भी आता है, ठीक है ना? अगर आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जाते हो तो Q/C नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। ड्रॉप अप वोल्टेज में जाओगे तो नेगेटिव, और राइज अप में जाओगे तो पॉजिटिव। और अगर आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जाते हो तो EMF पॉजिटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जाते हो तो EMF क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये जाना आना, घूमना घूमना, ये सब मैं प्रॉब्लम्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीटस्टोन क्लियर हो गया आपको? चलिए, ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इस तरीके से कैपेसिटर चैप्टर जितना भी हो सकता था कोने कोने से, अब चाहे आप मेंस का प्रॉब्लम उठाइए, चाहे आप नीट का प्रॉब्लम उठाइए, चाहे आप एकेडमिक उठाइए, कैसा भी क्वेश्चन होगा हो जाएगा। अब इसके साथ ना मैं 3 दिन तक लगातार एक्सरसाइज कराऊंगा, वैरायटी वाइज 3 लेक्चर में कराऊंगा, वैरायटी वाइज। उन्हीं को आप फॉलो करिए, जो मैं सीट भेजूंगा सीट को सॉल्व करिए।
ऐसा कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता जो आपको बनेगा नहीं, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मेरा दावा है। एक भी नहीं बने मैसेज करना, डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको।